हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये अपने बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बड़े चैप्टर हैं एंड बहुत सारी एडवांस चीज़ें एंड जो बाहर की चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ अगर आप लोग क्या बोलते हैं बीकॉम एंट्रेंस या एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, एंड अगर आप लोग फ्यूचर में नेट जेईई का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक ही वीडियो आपके इतने सारे काम आने वाले हैं। ठीक है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अगर कॉमर्स सब्जेक्ट वहाँ पे आता है तो आपको ये भी वहाँ पे काम आएगा। ठीक है ना, एंड बीएचयू बीकॉम और एमकॉम में तो क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म्ड है एकदम। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे टॉपिक मैं दिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कॉमर्स नेशन यानी कि हम लोग आपको बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक कोर्स में इन्रोलमेंट नहीं करवाया है वो जाके करवाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपको प्रॉपर बुक आपके घर तक प्रोवाइड करें, कॉमर्स सेशन की खुद की बुक। ठीक है, एंड ये जो आप देख रहे हो ये कॉमर्स सेशन की खुद की बुक है जो कि आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है ना, एंड आपको कोर्सेज के अंदर सारा कुछ मिलेगा, सारी वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है ना, इतना लंबा टॉपिक है कि टाइम लगेगा एंड आप लोग अगर बोर हो गए तो बाद में भी देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस को कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, उस फंक्शन का नाम क्या है? प्लानिंग। जब प्लानिंग हो जाती है तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तब मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि बिजनेस का जो ढांचा है वो कैसा होगा, बिजनेस का वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो वी कॉल दिस फंक्शन, हम लोग इस फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग करने के बाद मैनेजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया आप बिजनेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जिसके अंदर आता क्या है? इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ, इसके अंदर प्रोसेस आती है व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्टेड, कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, कौन कौन से काम बिजनेस के अंदर किया जाएगा। हाउ दी एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप्ड, उन एक्टिविटी को ग्रुप कैसे किया जाएगा, मतलब बहुत सारे काम होंगे तो बहुत सारे काम एक जैसे काम होंगे, सब उसकी पैसों वाला काम, प्रोडक्शन वाला काम, सेल्स वाला काम, मार्केटिंग वाला काम, सबको पहचान के सबका एक क्या बनाना? ग्रुप बनाना। ठीक है ना, एंड दोस्तों हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, इस बात को भी डिसाइड करना। एंड कितना दिया जाएगा, एंड हु रिपोर्ट टू हुम, एंड काम करने के बाद कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, मतलब काम हो गया अब जाके कौन किसको बताएगा कि हाँ मेरा काम हो गया, मतलब किस अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये दिखा जाता है कि कौन कौन सा काम करना है, काम को कैसे किया जाएगा, काम को कैसे आइडेंटिफाई करके ग्रुप किया जाएगा। ठीक है ना, डिपार्टमेंट कैसे बनाए जाएंगे, कौन सा काम किससे करवाया जाएगा, एंड उसके बाद काम को करने के बाद कौन जाके किसको रिपोर्ट करेगा कि काम मेरा हो गया। ठीक है ना, तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है ना, हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन तो समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ों को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रिफर टू अरेंज एवरीथिंग, हर चीज़ को ऐसे अरेंज करना ऑर्डरली फॉर्म में जिससे कि उसका एफिशिएंट हम लोग यूज़ कर सकें। क्या कर सकें? उसका एफिशिएंट यूज़ कर सकें। इस बात का ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चीज़ों को हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में जिससे चीज़ों का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई है जिसको दिया है यूइस ए एलन ने। किसने दिया है? यूइस ए एलन ने दिया है। तो ये डेफिनेशन से हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया इन्होंने। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग रिफर टू द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड ग्रुप दी वर्क, बहुत सारे कामों को पहचानते हैं, कौन कौन से काम करने हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस काम को ग्रुप बना देते हैं, उस काम का एक ग्रुप बना देते हैं टू बी परफॉर्म। ठीक है ना, एंड डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बता देते हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है वो भी उसको बता देते हैं, एंड एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं कि भैया काम करने के बाद आपको किसको जाके जवाब देना है। ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपुल, जिससे कि लोग जो है काम को मोस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से कर सकें एंड जो भी गोल है उसको अचीव कर सकें।
तो ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिजनेस के अंदर मैनेजर काम को देखता है, कौन कौन से काम करना है, किससे क्या काम करवाना है, उसको वो काम देख के अथॉरिटी उसको बता के कि हमारी ये अथॉरिटी है, फिर उसको ये भी बताना कि भैया ये देखो कि आपको काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ में आ गया एंड दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फीचर्स यहाँ पे देखते हैं, पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दोस्तों ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजिंग कभी भी अकेले नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, इसी यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोला गया है। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ वर्क आप लोग हेनरी फ्लोर के 14 प्रिंसिपल से कनेक्ट मत करिए ना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है यहाँ पे काम को पहचान के डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे काम को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके फिर डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेशन, भैया सिंपल सी बात है, कोई भी काम करोगे तो बिना गोल के तो करोगे नहीं, बिना ऑब्जेक्टिव के तो करोगे नहीं, यहाँ मतलब एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, दोस्तों कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग जब होता है तो ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करना चाहिए, वरना काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अलग से नोट कर लो। ठीक है ना, कि जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है ये दिखाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, किसका कैसा रिलेशनशिप है किसके साथ, मतलब बिजनेस के अंदर कौन टॉप पोजीशन पे है, कौन मिडिल पोजीशन पे है, ये भी डिफाइन करता है। ठीक है ना, ये भी बताता है कि बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ आपका ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन करता है। कैसे ऑर्गेनाइजिंग किया गया है बिजनेस के अंदर वो डिफाइन करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है। ठीक है ना, किसके पास कितनी अथॉरिटी है ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। बहुत बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डायरेक्टिंग चैप्टर में डाल देते हैं और कुछ बच्चे स्टाफिंग चैप्टर में डाल देते हैं, बट दोस्तों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट है, तो इसी से रिलेटेड रखना। मैनेजरियल फंक्शन, ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का क्या है, एक फंक्शन है। उसके बाद डायनेमिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग जो है सिचुएशन के हिसाब से की जाती है। ठीक है ना, जैसी सिचुएशन है, जैसा इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है ना, अब मान लो कि आपने अपने छत पे कपड़ा सुखाने को डाल दिया, ठीक है, अब आंधी तूफान नहीं आई है तो आराम से बैठे होगे ना, रस्सी बांधे हो, रस्सी के ऊपर आपने क्या बोलते हैं, क्लिप जो होता है ना, ऐसी जो क्लिप होती है, जो क्लिप हम लोग लगाते हैं, आपने नहीं लगाया, सोचा कि तूफान वूफान तो है नहीं, हवा भी धीमे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तूफान आने वाला होता है तो आप लोग पूरा कपड़े में क्लिप लगा के पूरा अच्छे से बांध के, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपने चीज़ों को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इफेक्टिव कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, भैया बिना बातचीत के तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता, तो कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव होना ही चाहिए। ओके, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, ये किसको कहा गया है, मशीन ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है। ठीक है ना, मशीन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हैं, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा फीचर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है या फिर ऑर्गेनाइजिंग का नहीं है, तो आपको फीचर्स के नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, क्लास 12 में जो पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, अभी क्लास 12 नहीं पढ़ना है दोस्तों, अभी क्या पढ़ना है, अपने को एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। ओके, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नए भी आए होंगे। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, सिग्निफिकेंस को हम लोग सिंपल भाषा में इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, सिग्निफिकेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एडवांटेज कह लो, ठीक है ना, मेरिट कह लो, तो ये आप लोग बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ वाइटल टूल ऑफ मैनेजमेंट। वाइटल, इंसान की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन एक वाइटल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक वाइटल टूल है, बिना ऑर्गेनाइजिंग के मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। बहुत सही, क्या बात है। फैसिलिटेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, चीज़ों को अगर एडमिनिस्टर करना है, कंट्रोल करना है, चलाना है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑर्गेनाइज के चीज़ों को कंट्रोल या फिर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस की ग्रोथ एंड बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे चीज़ों को तो बिजनेस को ग्रोथ नहीं करवा पाओगे, आगे नहीं बढ़ा पाओगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, आगे किसी अलग फील्ड में नहीं जा पाएंगे। इनकरेजिंग बेटर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का लोगों का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ये ऑर्गेनाइजिंग में बताया गया है, ठीक है, इनकरेज भी किया गया इसके अंदर। ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ किया जाए उसको ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा आए हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोगों ने लैपटॉप यूज़ किया है, पेन टैब यूज़ किया है, लाइट्स यूज़ किए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करके आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी तो एक ऑर्गेनाइजिंग का ही तरीका हो गया, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, काम हो गया। इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो क्रिएटिव हो जाता है इंसान, चीज़ों को नए नए तरीके से सोचता है। चीज़ें पहले भी वही होती हैं बट जब उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो होता क्या है, क्रिएटिविटी आ जाती है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है इसके ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत मदद करता है। उसका काम कितना है, उसके काम के हिसाब से उसको अथॉरिटी दी जाती है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इंश्योरिंग, इस बात की इंश्योरिटी होना कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन हो रहा है कि नहीं बिजनेस के अंदर, ये ऑर्गेनाइजिंग का ही काम है, ठीक है। डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजरियल टीम, बिजनेस के अंदर एक इफेक्टिव मैनेजरियल टीम को डेवलप करना, ये भी किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है। चीज़ों को, बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो एक अच्छी टीम बिजनेस से निकल के आएगी, ठीक है ना। एंड दोस्तों आखिरी पॉइंट है सर्विस टू सोसाइटी, एक सोसाइटी को सर्विस देना, बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज। आप कहोगे कि ये पॉइंट कहाँ से आ गया सर, मैं बताता हूँ कहाँ से आ गया। बिजनेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम मतलब सस्ता सामान बनेगा, सस्ता सामान बनेगा कम दाम में बनेगा, ठीक है, तो सोसाइटी को कम दाम में सामान मिलेगा तो इससे सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा, बहुत सही बात है। एंड इको फ्रेंडली सामान बनाएंगे तो भी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत आसान भी था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा हुआ है आपका एक ग्रेजुएशन बुक के हिसाब से, एक क्लास 12th के बुक के हिसाब से। तो बहुत बच्चों ने तो ये पढ़ा होगा ABCD या पॉइंट, एंड कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा जिन्होंने बीकॉम किया है, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जैसा आएगा वैसा करना है। प्लानिंग में भी सेम टू सेम चीज़ थी। तो पहले हम लोग क्लास 12th वाला देखेंगे। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है, प्रोसेस, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम को पहचानो, कितने सारे काम हैं उनको आइडेंटिफाई करो, जितने भी काम हैं सबको आइडेंटिफाई कर लो, उसको पहचान लो। एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे देखो पढ़ेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो सेम टाइप के काम होते हैं उनका डिपार्टमेंट बना देते हैं, फंक्शन के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो क्योंकि देखो अगर पैसे वाला काम बहुत सारा है तो कैश डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन वाला काम बहुत सारा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, अपनी मर्जी है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बता देना, मतलब किसकी क्या अथॉरिटी है उसको बता देना, उसको ड्यूटी जो भी काम है उसको दे देना, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसको ये भी बता देना कि काम करने के बाद तुमको किसको रिपोर्ट करना है, किसको अकाउंटेबल होना है, ठीक है ना। तो ये तो भैया था अपना क्लास 12th के हिसाब से, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इससे भी पूछ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन की बुक के हिसाब से, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की बुक के हिसाब से पहला है फॉर्मुलेटिंग इंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड किया जाए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाए। फिर आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइंग द एक्टिविटी, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, बिजनेस में कौन कौन सा काम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए एंड क्लासिफाई किया जाए, बांटा जाए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर ग्रुपिंग दी एक्टिविटी, एक्टिविटी का ग्रुप बनाया जाए, जैसे कैश का कैश डिपार्टमेंट, ठीक है ना, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन में, सेल का सेल में, मार्केटिंग का मार्केटिंग में। एंड असाइनिंग दी ड्यूटीज़, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या जॉब है उसको दे दिया जाए, ठीक है। डिफाइनिंग एंड ग्रांटिंग द अथॉरिटी, किसकी क्या अथॉरिटी होनी चाहिए एंड उसको दे दिया जाए अथॉरिटी, भैया ये तुम्हारे पास डिसीजन लेने की ताकत तुमको दी जाइए। एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, कि भैया उसके बाद उसको ये भी पता होना चाहिए कि काम करने के बाद किसको जाके रिपोर्ट करना है, जो एंडिंग में पॉइंट था ना यही पॉइंट है। एंड एंडिंग में मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जिससे कि ऑर्गेनाइजिंग सही से हो पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस एक दो पॉइंट आगे आ गया और नाम को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तो अपने को दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है ना।
एंट्रेंस निकालना है तो सब पढ़ के जाना है, ठीक है। क्लास 12 के बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिनका होगा कि नहीं होगा डिफाइन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें कि ये ऊपर वाला आपको नहीं पता होगा, तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं डिपार्टमेंटेशन के ऊपर। किस पे आते हैं? डिपार्टमेंटेशन या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या होता है? जब हम लोग बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। बिजनेस के अंदर जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ये कैसे बनाते हैं? बहुत सारे काम को जब आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, छोटे छोटे काम को, तो उसके बाद आपको जो बहुत सारे, मानो कि कैश का 10 काम आ गया तो आपने कैश का डिपार्टमेंट बना दिया। क्या बना दिया? कैश का डिपार्टमेंट बना दिया। प्रोडक्शन के काम आ गए, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रुपिंग दी एक्टिविटी, जो अपने एक्टिविटी को पहचाना था एंड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसको फिर से वापस ग्रुप में लेके आना इनटू यूनिट्स, जैसे कि कैश डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो काम आपने बहुत सारा डिसाइड किया छोटा छोटा, अब वो तो बहुत सारे काम हो गए, जब तक उनका डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे तब तक काम तो सही से हो नहीं पाएगा ना, ठीक है। एक डिपार्टमेंट के अंदर ही सारा काम होना चाहिए, तो दोस्तों जिससे कि बिजनेस को एडमिनिस्टर, कंट्रोल अच्छे से चला सके, ठीक है ना। बहुत ईजी था। यहाँ पे एक और ये जो दिया है VMH न्यूमैन ने दिया है, तो ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देखते हैं, डिपार्टमेंटेशन कम टू एग्जिस्टेंस बाय द ग्रुपिंग द एक्टिविटी या फिर ऑपरेशंस। जब बहुत सारी एक्टिविटी को या फिर ऑपरेशंस मतलब कामों को ग्रुप करते हैं तो डिपार्टमेंट बन जाता है अपने आप, ठीक है। दस द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू मोर देन वन डिपार्टमेंट। जब भी डिपार्टमेंटेशन किया जाता है तो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। कितना आसान था। अब दोस्तों बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन मतलब कि किस आधार पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, किस आधार पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, किस आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो पहला है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, मतलब काम के हिसाब से, जितना फंक्शन होगा उसके हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। सेल का फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एडवर्टीजमेंट फंक्शन, ठीक है। कस्टमर के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बनता है, रिच कस्टमर, पुअर कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर, ठीक है। टाइम के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बनता है कि ये डिपार्टमेंट सुबह काम करेगा, ये डिपार्टमेंट शाम को काम करेगा। सिंपल नंबर के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट, बिजनेस का कितना प्रोडक्ट है उसके हिसाब से भी डिपार्टमेंट बन सकता है। टेरिटरी या फिर लोकेशन, एक बिजनेस लोकेशन के हिसाब से भी डिपार्टमेंट बना सकता है। आज जो है बिहार समझ जाएगा, आज जो है यूपी समझ जाएगा। टास्क फोर्स मतलब काम को, जो किस टास्क को कैसे करना है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट बना सकते हैं। और मैट्रिक्स एक नए टाइप का फंक्शन है जिसकी हम लोग आगे अभी देखेंगे, मैट्रिक्स वाले को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी हम लोग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में हम लोग को आ गया, ठीक है। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। थ्योरीज ऑफ, यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान देंगे क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहला क्या है आपका, पहला है क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, ठीक है ना। जो क्लासिकल थ्योरी है इसको ओल्डेस्ट थ्योरी कहा गया है, ट्रेडिशनल भी कहा गया है, इसको एडम स्मिथ ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये तो आपको कहोगे कि सर कहाँ से आ गया है, ध्यान रखना एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। एंड जो नियो क्लासिकल है ये इम्प्रूवमेंट है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एंड जो मॉडर्न थ्योरी है इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रेजेंट ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पे आर को पी कर लेना, प्रेजेंट ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे पी कर लेना, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये भी आ गया। अब हम लोग आने जाए अपने आगे टॉपिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तक तो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे, अब आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ पर्पोजिव। पर्पोजिव का मतलब होता है दोस्तों जब किसी चीज़ को करने का रीज़न होता है, पर्पस। ये स्ट्रक्चर अपने आप नहीं बनाया जाता है, इसका एक पर्पस होता है, इसीलिए इसको बनाया जाता है, जानबूझ के बनाया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ अ डायनेमिक, मतलब सिचुएशन, कंडीशन, इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ फिलोसफिकल इंडेक्स ऑफ इंटरप्राइजेस। ये बिजनेस की सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी है, बिजनेस कैसा काम करना चाहती है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। एंड यहाँ पे देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिफर टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप
विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मतलब जब ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तो बिजनेस का एक ढांचा बन जाता है, बिजनेस का एक ढांचा बन जाता है। जब भी बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग करता है मैनेजर तो एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बन जाता है, एक टाइप का बिजनेस बन जाता है। आप लोग देखोगे किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग होता है, जैसे कि स्कूल देखो, एक होता है कि आर्मी स्कूल, एक होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, एक होता है प्राइवेट, एक डीपीएस का अपना खुद का माहौल है, आयन। तो बहुत सारी स्कूल जो होते हैं उनका भी एक फॉर्म होता है, उनका एक अलग तरीका होता है स्कूल को चलाने का। जैसे वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होती है वैसे उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ बिजनेस में भी होती है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ देखो क्या बताया है, व्हेन मैनेजर, जब मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इट रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तब क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, विच सेव्स दी सिस्टम ऑफ वर्किंग। उसके बाद जो कि ये बताता है कि काम कैसे होगा, कोई भी काम कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन हाउ टास्क आर फॉर्म इज डिवाइडेड एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटेड, कैसे काम को डिवाइड किया गया है, कैसे ग्रुप किया गया है, कैसे कोऑर्डिनेट किया गया है, सिंपल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिजनेस का ढांचा, बिजनेस किस फॉर्म का है ये बताता है अपने को, ठीक है ना। ओके, जैसे एक बिजनेस के अंदर अथॉरिटी टॉप के पास में है, किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं, तो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला इसके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पहला इसके फीचर्स। आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा फीचर नहीं एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ गोल ओरिएंटेड, मतलब कि बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल के हिसाब से ही बनाया जाता है। बिजनेस का कैसा गोल है उसके हिसाब से ही बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इट इज़ पिरामिड इन फॉर्म, ध्यान देना ये पिरामिड के फॉर्म में होता है, देखो ऐसा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। इसको पिरामिडिक इन फॉर्म बोला गया क्योंकि ऊपर वाला हमेशा टॉप वाला होगा एक, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको पिरामिड फॉर्म बोला गया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि भैया इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पूछा गया है। फ्लेक्सिबल नेचर है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है। डायनेमिक इन नेचर, सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं। इट इज़ अ टूल, ये एक टूल है, कोई अंतिम पॉइंट नहीं है कि खत्म हो गया सब कुछ, ये एक टूल है, ठीक है ना। इट इज़ टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। मतलब आप लोग देख लो, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इट एग्जिस्ट इन बोथ, चाहे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये दोनों के अंदर होता है। फॉर्मल मतलब जो जानबूझ के बनाया गया हो, इनफॉर्मल मतलब जो जानबूझ के ना बनाया गया, अपने आप बन गया हो, ठीक है ना। क्योंकि लोग जब बिजनेस के अंदर आके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, फ्रेंडशिप होती है, जब अफेक्शन होता है तो इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है, ठीक है। अब 8वां पॉइंट है, इट इज़ कॉमनली प्रेजेंटेड इन हियाचिकल मॉडल। एक हियाची होती है, एक ऑर्डर होता है कि कौन टॉप पे है, कौन मिडिल में है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है। ये हमेशा एक हियाची के फॉर्म में होता है, जैसे पिरामिड फॉर्म हो गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो गया, वर्टिकल फॉर्म हो गया, ठीक है ना, या फिर किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इट इज़ कंसर्न विद द ग्रुपिंग द एक्टिविटी इनटू मेजर डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े काम को डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इट प्रेजेंट द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, ये दिखाता है बिजनेस का जो रिलेशनशिप है कैसा ढांचा है, किसका किससे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कौन किसके अंदर काम कर रहा है, कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, ये आसानी से पता चल जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि वो हमको ये बताता है कि किसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, किसके पास कम है, कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन कम काम करेगा, सब चीज़ें। इट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेस, बिजनेस को पूरी तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ये हमको ये बताता है। इट प्रोवाइड्स द लेवल एट विच ऑपरेटिंग डिसीजंस आर मेड, ये हमको बताता है कि कहाँ पे ऑपरेटिंग डिसीजंस बनते हैं, बिजनेस को चलाने के जो डिसीजंस होते हैं कहाँ बनते हैं, ये हमको ये भी डिफाइन करता है, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि सबको पढ़ना है एंड हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछता है एग्जाम में। तो भैया इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, ठीक है ना, समझ के जाना है। कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, सबका अपना मीनिंग है, सबके अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो नाम याद कर लो,
कितने सारे नाम ही यहाँ पे हैं। पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, नाम याद करिए। दूसरा है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाला है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स एंड फ्री फॉर्म। दोस्तों इनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबके नाम याद कर लो, ओके, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग। दोस्तों लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला अपना क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी खास बात क्या है कि ओल्डेस्ट एंड सिंपल नेचर, एग्जाम में पूछ दिया था, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना यही है, ठीक है। स्टेबल नेचर, ये स्टेबल होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं ज़्यादा। अथॉरिटी इज डिफिनिट, किसकी क्या अथॉरिटी एकदम डिफाइन है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम फिक्स्ड है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम फिक्स है, किसकी क्या अथॉरिटी भैया एकदम साफ साफ पता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम साफ साफ किया है। दोस्तों इसका दूसरा नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मिलिट्री में लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ होता है, मिलिट्री के अंदर किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एकदम डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। जहाँ मैं स्टार बनाऊँ वो इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केयर ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। पूछ देगा मिलिट्री के अंदर किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर वाले के पास ज़्यादा होती है, नीचे वाले के पास कम होती है, ठीक है ना। हमेशा अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है, हमेशा याद रखना, अथॉरिटी जो होती है ऊपर से नीचे जाती है, अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड जाती है, अथॉरिटी हमेशा नीचे आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर वालों की तरफ होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है ना, दोनों पूछा गया है, ठीक है। इट हैज़ अ लीडर एंड फॉलोअर ग्रुप, इसमें क्या होता है, आपका एक लीडर होगा, आपके ऊपर आपको कोई लीड करेगा होगा जो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे मिलिट्री में कमांडर्स होते हैं ना, वो अपने जो नीचे होते हैं उनको लीड करते हैं, ठीक है, सैनिकों को। बेस्ड ऑन दी स्केयर प्रिंसिपल, ये स्केयर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, ध्यान रखना, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा, 10 बॉस से ऑर्डर नहीं मिलेगा, जिससे ऑर्डर मिलेगा उसकी बात माननी है, ठीक है ना, 10 की बात नहीं माननी है, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर ये होता है, एंड यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलता है, ठीक है, ओके। अब देखो ये सूटेबल किसके लिए है, स्मॉल इंडस्ट्री वेयर सिंपल एंड रूटीन वर्क आर डन, जहाँ पे सिंपल काम होता है एंड वहाँ पे ये यूजफुल है बहुत, ठीक है। इसके दो नाम याद कर लो केवल, प्योर लाइन एंड डिपार्टमेंटल लाइन, ठीक है। और दी वर्कमैन इन दिस टाइप ऑफ वर्क, ये बस नाम याद कर लो, इसका केवल नाम याद कर लो, जो इसके टाइप्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है, इसको नोट कर लो, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो होता है कि मतलब कि एक एम्प्लॉई एक ही बॉस के ऑर्डर मानता है, 10 बॉस के ऑर्डर नहीं मानता एक टाइम पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा अपना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखना। अब दोस्तों इसको किसने दिया है, इसको दिया है आपके FW टेयर ने, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, किसने दिया है, FW टेयर ने। बेस्ड ऑन दी फंक्शनल फोरमैनशिप, याद करो वो टाइम, बिजनेस के अंदर फैक्ट्री को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। 4 लोग इसमें जाएंगे, 4 लोग इसमें जाएंगे, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। रूटीन क्लर्क, कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये उसी के ऊपर पूरा आधारित है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका पीछे लाइन नहीं था, ये उसके ऊपर इंप्रूवमेंट है, उसकी कमियों को हटा के इसको बनाया गया है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ फॉलो नहीं होता है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, फंक्शन के हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वर्क मैनेजर होता है, फिर नीचे देखो आपके बताया था ना मैंने, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन, ठीक है ना, एंड नीचे इसके वर्कर्स होते हैं, वर्कर एकदम नीचे आता है, ठीक है, याद रखना इसका। अब इसका फीचर देख लो, प्लानिंग सेपरेशन फ्रॉम डूइंग, इसमें बताया गया था कि प्लानिंग एक अलग चीज़ है, डूइंग एक अलग चीज़ है, ठीक है ना।
इंश्योर राइट मैन एट राइट जॉब, सही बंदा सही काम करेगा कि नहीं, इस बात को इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सही बंदा सही काम करे। इट सिंप्लीफाइज कंट्रोल एंड प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ों को आसान करता है जिससे कि आसानी से कंट्रोल किया जा सके, एंड फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, काम फ्लेक्सिबल तरीके से किया जा सके। अंडर इट एट लोअर लेवल अथॉरिटी फ्लो हॉरिजॉन्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो लोअर लेवल होता है एकदम नीचे वाला, यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो करती है, सबके पास सेम अथॉरिटी होती है, सबके पास क्या होती है, सेम अथॉरिटी होती है, सबके पास सेम अथॉरिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ये भी देख लो। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे हर एक बंदा अपने काम में स्पेशलाइज होता है, हर एक डिवीजन के अंदर काम करता है, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया गया है। मिनिमाइज दी वर्क लोड, काम बहुत कम हो जाता है इसके कारण। प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इट एलिमिनेट वन मैन कंट्रोल, इससे कोई एक मैन इंसान कंट्रोल कर इसको हटाता है, इसके अंदर टीम स्पीड के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है ना। इट प्रमोट क्विक डिसीजन एंड मेकिंग एक्शन, इसमें डिसीजन क्विक होता है और एक्शन तुरंत दिया जाता है, जो भी दिक्कत होगी एक्शन तुरंत दिया जाएगा। इट मेक ट्रेनिंग ईजी एंड कन्वीनियंट, इसमें ट्रेनिंग आसानी से होती है और कन्वीनियंट अच्छी तरह से होती है। डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेक्स दी मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक, इसमें मैनेजमेंट को ऑटोक्रेटिक बना देता है, मतलब कि मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना पड़ता है, जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है उनको डिसिप्लिन में जाने के लिए, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ कमांड का वॉल्यूशन होता है, ये यार ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पे वॉयलेट किया जाता है, यहाँ पे माना नहीं जाता है, ठीक है ना, फॉलो नहीं किया जाता। कोऑर्डिनेशन एट लोअर लेवल बिकम डिफिकल्ट, नीचे के लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे जो है सबके पास अथॉरिटी सेम होती है, अभी मैंने बताया ना कि लोअर लेवल में अथॉरिटी सबके पास सेम होती है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन बिकम हार्डर, डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सबके पास अथॉरिटी एक बराबर हो जाती है, ठीक है, ओके। अब आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, अपना है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहले तो यही देख लो कि इंप्रूवमेंट ओवर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, फंक्शनल के ऊपर इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना, ओके। अब इट कंबाइन द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोथ, दोनों की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इसके अंदर हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर एक एडिशनल फीचर है कि यहाँ पे स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। स्टाफ कौन होता है, स्टाफ होता कौन है, तो दोस्तों स्टाफ कौन होता है, स्टाफ यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। ये क्या करते क्या हैं, ये मैनेजर को गाइड करते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं, उनके फिलोसफर होते हैं, मतलब उनको बताते हैं इस काम को ऐसे करना चाहिए, इस काम को ऐसे करना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर जहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनको हम लोग स्टाफ बोलते हैं। स्टाफ अपने काम में एक्सपर्ट्स होता है। ये होते कौन है, बिजनेस के रिटायर्ड लोग होते हैं जो पहले अपने काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सब लोग होते हैं, ठीक है। एंड रिटायर्ड नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये करते क्या है, ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये अपनी राय देते हैं, बताते हैं कि इस काम को ऐसे करो, गाइड करते हैं चीज़ों के अंदर, ठीक है। ये हु असिस्ट करते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव मतलब जो मैनेजर्स होते हैं उनको उनके काम करने में मदद करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, एंड अदर कोई भी प्रॉब्लम है उसमें मदद करते हैं। अब याद रखना स्टाफ की जो पोजीशन है, ये लोग जो है इनकी पोजीशन क्या है, एडवाइजर ही है। ये लोग बस एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस को मानना ना मानना ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, बस एडवाइस देंगे, मानना नहीं मानना मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। दे हैव नो अथॉरिटी टू फोर्स लाइन एग्जीक्यूटिव टू एक्सेप्ट देयर सजेशन, इनके पास कोई ताकत नहीं है कि ये अपनी क्या बोलते हैं बातों को मनवा सकते हैं मैनेजर से, मतलब ये बता देंगे काम को ऐसे करो, ये चीज़ करो, बट करना नहीं करना इसकी कोई पावर इनके पास नहीं है, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली जब अथॉरिटी नहीं है भैया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी नहीं है, जब इनकी अथॉरिटी नहीं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जब किसी को अथॉरिटी ही नहीं दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ जाएगी उसके पास। इफ़ सजेशन ऑफ स्टाफ इज एक्सेप्टेड, मान लो कि स्टाफ ने कोई सजेशन दिया था, बहुत सारे लोगों ने, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड इम्प्लीमेंट किया, और जैसा इधर आना चाहिए वैसा नहीं आया, तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की होगी, मतलब मैनेजर्स की होगी। यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजर्स की होगी। स्टाफ ने बोला ये काम करना चाहिए, आप लोग ने किया, आप लोग मैनेजर्स थे, जैसा होना चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। अब कितने टाइप के स्टाफ होते हैं यहाँ पर देख लो, पर्सनल स्टाफ होता है, स्पेशलाइज्ड स्टाफ, जनरल स्टाफ, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है आपके। अब यहाँ पे एडवांटेज देख लो, यहाँ पे देख लो एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
ठीक है ना। इसकी खास बात क्या है, इसमें स्टाफ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उनकी जो अथॉरिटी उनके पास होती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, उनकी बात को मानना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब वो बेस्ड ऑन दी प्लान स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लोग फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकते हैं क्योंकि स्टाफ की बात को मानना कंपलसरी नहीं है। एक अच्छा डिसीजन भी मिल जाता है कि काम को ऐसे करो क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, एंड मानना भी कंपलसरी नहीं है। मेक वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्गर, जिससे बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है ना। मेक वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, यहाँ पे ए नहीं होगा, ओ होगा। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद मिलती है, ठीक है ना। इंश्योर बैलेंस डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन होता है क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग जब डिसीजन बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो डिसीजन बहुत ही अच्छा होता है। यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ फॉलो किया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ फॉलो किया जाता है, तो याद रखना, ठीक है। स्टाफ अगर इरिस्पॉन्सिबल हो जाए, मतलब कि अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए तो भैया ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। एक्सपेंसिव सिस्टम, मतलब खर्चा बहुत होता है। स्टाफ को बुलाओगे, अपॉइंट करोगे तो उनको पैसा दोगे कि फ्री में काम करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एक बड़ी दिक्कत है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि स्टाफ के पास कोई अथॉरिटी होती नहीं है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, तभी वो लोग अपनी बात कहते हैं। तो बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि भैया उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो भी वो लोग अपनी एडवाइस दे रहे हैं, क्यों। तो ये कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ये क्लियर नहीं हो पाता कि किसके पास है किसके पास नहीं है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, दोनों के बीच में भैया झगड़ा हो जाता है। आप वो कहते हैं मेरी बात सुनो, ये लोग सुनते नहीं है, झगड़ा हो ही गया जाएगा ना, ठीक है। अब दोस्तों आता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आता है, कमिटी। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना इसके आगे ये क्यों, मोस्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोस्तों ये कमिटी कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर सम पर्सन, कुछ लोग आर पूर्ड टुगेदर, जिनको इकट्ठा किया जाता है फॉर कलेक्टिव थिंकिंग, आपस में बैठ के वो लोग सोचें, चीज़ों को डिसाइड करें एंड चीज़ों को क्रिटिकल एनालाइज करें, बहुत गहराई से सोचें ऑन सम इशू, किसी चीज़ के ऊपर एंड कॉमन कंक्लूजन के ऊपर आए, कॉमन डिसीजन के ऊपर आए। जैसे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच बैठती है तो एक जज डिसीजन नहीं लेता है, 3-4 जज बैठ के डिसीजन लेते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, तो कमिटी होती है। कमिटी मतलब जब कुछ लोग आपस में बैठाए जाते हैं जो कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं एंड वो लोग बैठ के किसी चीज़ के ऊपर कलेक्टिव थिंकिंग करते हैं, मतलब सब लोग मिल के सोचता है उसके ऊपर, उसको एनालाइज करता है एक कॉमन डिसीजन के ऊपर आने के लिए, इसको बोलते हैं कमिटी। ध्यान रखना, कमिटी मतलब कि कुछ लोग जिनको बुलाया गया है, बैठ के वो लोग किसी कॉमन चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, एक कॉमन डिसीजन के ऊपर आते हैं, इसको कमिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सोसाइटी में कमिटी होगी, ठीक है। अब ये इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। पहला, कमिटी में भी टेम्पोररी और परमानेंट, कमिटी टेम्पोररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब टेम्पोररी कुछ टाइम की बनाई गई हो या फिर परमानेंट हो, हमेशा के लिए। मे बी लाइन और स्टाफ अथॉरिटी, हो सकता है कि इनके पास लाइन, ये लोग लाइन वाले हों या फिर लोग स्टाफ वाले हों, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। मे बी डिसीजन मेकिंग बॉडी, हो सकता है कि बस डिसीजन मेकिंग बॉडी हो ये लोग, या फिर रिकमेंडिंग बॉडी, रिकमेंडेशन मतलब कि अपना रिकमेंडेशन देना कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या फिर डिसीजन बनाने वाली बॉडी कि डिसीजन बना दी, मानना ही मानना है। डज नॉट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ मेंबर, इसमें मेंबर फिक्स नहीं होता कि 1, 2, 10, 20 कितने होंगे, फिक्स नहीं होते हैं। अ कमिटी में हैव वन और मोर सब कमिटी, एक कमिटी के अंदर भी सब कमिटी हो सकती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कमिटीज पार्ट टाइम, मैक्सिमम जो कमिटी होती है वो पार्ट टाइम की होती है, काम खत्म कमिटी खत्म। एवरी कमिटी हैज अ चेयरमैन, हर कमिटी का चेयरमैन होता है। ही इज द की मैन इन दी कमिटी, वो की मैन होता है, वही मेन डिसाइड करता है, मतलब कमिटी को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। अब दोस्तों कमिटी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मतलब जो जानबूझ के बनाई गई हो, और इनफॉर्मल मतलब जो बनाई ना गई हो, बस ऐसे ही मतलब चीज़ों को डेवलप कर दी गई हो, चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, बट वो फॉर्मल नहीं होती हैं, जानबूझ के नहीं बनाई जाती, ठीक है। परमानेंट मतलब जो हमेशा की बना दी गई हो। टेम्पोररी मतलब किसी काम के लिए। लाइन मतलब जो लाइन वाले ने बनाई हो। स्टाफ मतलब स्टाफ वाले ने बनाई हो, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, कमिटी प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं लोग। इंश्योर कलेक्टिव डिसीजन, लोग कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, मतलब मिल के डिसीजन ले पाते हैं। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिसीजन, मतलब कि अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज हो पाता है। इट अवॉइड हैस्टी डिसीजंस, कोई भी
हैस्टी और ख़तरनाक डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच के डिसीजन लेते हैं ना, इसीलिए। इट मेक कंट्रोल ईजी, इससे कंट्रोल ईजी होता है और इफेक्टिव होता है, आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। इट प्रोवाइड फोरम फॉर ट्रेनिंग, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि जब यहाँ बैठोगे कमेटी के अंदर लोग अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, तो इससे ट्रेनिंग होती है उनकी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भैया, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, कमेटी आएगी, बैठेगी, सोचेगी, डिसीजन लेगी, टाइम लगेगा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मानो कमेटी ने कोई डिसीजन लिया, फिर उसको माना गया और फिर किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि सबने मिलकर डिसीजन लिया है, ठीक है ना। बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है, खर्चा बहुत होता है। कंप्रोमाइजिंग टेंडेंसी, मतलब इसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। 5 लोग कमेटी में हैं, 3 लोग चाहते हैं कि काम हो जाए, 2 लोग चाहते हैं काम ना हो, तो 2 लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स एस्केपिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब भागना हो तो कमेटी वाला बिजनेस करने चले जाओ, कमेटी एक बना लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ बचेगी नहीं फिर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होगी, 5 लोग जब डिसाइड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पता ही नहीं। इट इग्नोर माइनॉरिटी वॉइसेस, जो माइनॉरिटी होते हैं, जो कम संख्या में होते हैं, अगर 5 हैं तो 2 लोग माइनॉरिटी में आ गए, जो लोग चाहते हैं कि ना हो काम, 3 लोग चाहते हैं कि हो, तो 2 लोग माइनॉरिटी में आ गए, उनकी वॉइस को इग्नोर कर देते हैं, उनका सुनते ही नहीं है। इट प्रमोट अननेसेसरी डिसीजन, कभी कभी बेफालतू के डिसीजन हो जाते हैं एंड उसको भी हमको प्रमोट करना पड़ जाता है, ठीक, बिजनेस को, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या आता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, व्हेन एन एंटरप्राइजेस टेक्स अप 1 और मोर प्रोजेक्ट, जब एक बिजनेस एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में घुस जाता है, काम करता है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब कि एक ही बिजनेस एक टाइम पे 2 काम पे फोकस किया हुआ है, एक डैम बनाया, एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट रिफर टू कोई भी मेजर, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी मेजर काम जो कि स्पेशलाइज नेचर का हो, स्पेशल काम हो, एंड जिसको एक टाइम के अंदर और एक कॉस्ट के अंदर ख़त्म करना हो। एक टाइम मतलब कुछ साल के अंदर, कुछ दिन के अंदर, कुछ महीने के अंदर, एंड कुछ पैसे के अंदर उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका फीचर क्या है, यहाँ पे फीचर देख लो, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक वर्क, किसी स्पेसिफिक वर्क के बनाते हैं। सेपरेट ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए अलग से लोग आते हैं, अलग से काम होता है, चीज़ें होती हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम होता है, सिचुएशन के हिसाब से काम होता है, चेंज कर सकते हैं। सक्सेस डिपेंड अपॉन द एक्सपर्टाइज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, उस प्रोजेक्ट का मैनेजर कितना एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से उस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेज के ऊपर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना इसमें, क्योंकि अगर 2 प्रोजेक्ट है, ईटा अगर आया, ईटा बालू गिट्टी आया, यहाँ पे बच गया तो वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस्टेक इन डिसीजन आर ऑफसी मिनिमाइज, कम से कम डिसीजन ऐसा ही होता है जिसमें रिस्क हो, मतलब रिस्क होता ही नहीं बिल्कुल भी, मिस्टेक तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। रिस्क होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद इन द गिवन कॉस्ट एंड टाइम, क्योंकि टाइम के अंदर और कम एक पैसा भी डिफाइन है, उसके अंदर कंप्लीट करना है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। या बिजनेस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अनडिस्टर्ब, बिजनेस का जो मेन काम है वो होता रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग प्रोजेक्ट है ना। बिजनेस अपना एक बिजनेस है, वो 10 प्रोजेक्ट में घुसा हुआ है, 10 के ये अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिजनेस का काम होता रहेगा अपना। डिसएडवांटेज, नो जॉब सिक्योरिटी, आपका प्रोजेक्ट खत्म, नौकरी गई आपकी भैया, ठीक है ना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवाइसरी अफेक्टेड, बिजनेस का जो मेन बिजनेस वो भी अफेक्ट कभी कभी हो जाता है। इगोइस्टिक प्रॉब्लम, भैया 2 मैनेजर हैं, एक को छोटा प्रोजेक्ट दिया गया, एक को बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है, तो दोनों में ईगो की दिक्कत आ जाएगी। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस डज नॉट रिमेन शार्प, भैया अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको 1 साल के अंदर काम कर लेना है और 10 लाख रुपये खर्च होगा, तो हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा लग जाए और 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा लग जाए, तो ये कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अपना मैट्रिक्स जो मैंने बताया था ना आपको, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये है मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसका नाम क्या है दूसरा, पहले तो ये याद रखो, इसको हम लोग ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये इसका नाम है, ये आप लोग याद रखो, पूछ सकता है एग्जाम में। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉडिफाइड वर्जन है उसका, ये भी याद रखो। मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब एक मैनेजर कह लो या कंपनी का एम्प्लॉय कह लो, अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज डिप्यूटेड फॉर दिस वर्क फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिजनेस के मेन बिजनेस ने डिसाइड किया है, कंपनी ने उसको रखा है किसी प्रोजेक्ट के लिए। ही में वर्क ऑन होल टाइम, हो सकता है कि वो होल टाइम के लिए हो, पार्ट टाइम के लिए हो, या फिर बिजनेस की जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो आया हो, काम खत्म वो भगा देंगे उसको, ठीक है। ही फंक्शन एज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बिजनेस का पूरा इंचार्ज होता है, वही वो काम करेगा, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के कंधे पे होती है।
अगर कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम करना है तो उसके लिए ये सूटेबल होता है, ऐसा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर इज क्रिएटेड व्हेन इंटरप्राइज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब कि जब छोटे छोटे इंटरप्राइज बहुत ज़्यादा होता है तब ये सूटेबल होता है, ठीक है। एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हर एक प्रोजेक्ट का अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर दो काम को नहीं करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड, यहाँ पे भी फॉलो नहीं होता है तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर आ गया मैट्रिक्स तो वहाँ भी नहीं होता है। फ्लेक्सिबल नेचर, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन काम करते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी सस्ता होता है, फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हैज़ इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि एक मैनेजर को एक ही काम दिया गया है एंड उसमें फंक्शन भी बांट दिए गए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए, काम बहुत अच्छा होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब मिस्टेक बहुत कम होती है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा तो भैया दिक्कत आ जाएगी, समझ में आ गया। एक बॉस की बात सुननी नहीं है, 10 बॉस की बात सुननी है तो दिक्कत आ सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में झगड़ा हो सकता है, कोऑर्डिनेशन दिक्कत हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। दिस यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट, मतलब कि लोग बात नहीं मांगते हैं एक दूसरे की, ठीक है। डिसीजन में भी स्लो डाउन, डिसीजन बहुत धीमे धीमे लेते हैं क्योंकि डर होता है कि गलती ना हो जाए, ठीक है। ओके, अब दोस्तों फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखते हैं ये क्या है, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक सेकेंड, ये अपना 5वां हो गया। ऊपर देखते हैं हम लोगों ने कितने सारे दोस्तों पढ़ी है, बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। याइन हो गया, याइन स्टाफ हो गया, फंक्शनल हो गया, कमिटी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने जाए अपना एंडिंग वाला पॉइंट, ठीक है, 7वां पढ़ने जाए हैं फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है पहले तो ये देखो, ठीक है। इसको बाउंड्री यस एडवोकेटिक नेचुरलिस्टिक भी कहते हैं। ये कब इमर्ज हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का इमर्ज हुआ था, ठीक है। फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रैपिडली चेंजिंग एडेप्टिव, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये अडाप्ट कर जाता है, ये टेम्पोरी होता है, ठीक है ना, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको ख़त्म कर जाता है। लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, मतलब कि फ्री फॉर्म है ना, जैसे मन वैसे इसको चलाओ, कोई एक प्रॉपर लॉजिक नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसको बाउंड्री यस एंड एडवोकेटिक और नेचुरलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे आज, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मल इनफॉर्मल डेलीगेशन है अपना, सेंटिटाइजेशन डिसेंटिटाइजेशन, स्पैन, कुछ चीज़ें और हैं, फिर यहाँ पे चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ें नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस को चलाने के जो जानबूझ के बनाया जाता है, जो जानबूझ के फॉर्म्ड डेलिबरेटली इन प्लान्ड मैनर, जानबूझ के इसको बनाया जाता है फॉर दी सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सके, इसलिए इसको जानबूझ के बनाया जाता है। एंड दोस्तों इसको बनाया नहीं जाता, इनफॉर्मल को बनाया नहीं जाता, ये अपने आप बन जाता है स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्लानिंग। जब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है तो इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है। बात समझो, बिजनेस को सही से चलाने के ये नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, यूज रेगुलेशन बनाया गया है, तो उसमें जब लोग आके काम करते हैं, तो जब लोग मिलते हैं तो उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, तो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए। ये क्यों बनाते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, रिजिड, इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जैसे मन वैसे चेंज करो, ठीक है। इसमें ये क्या क्यों, ये इसका ओरिजिन कैसे होता है, आउटकम ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उसके हिसाब से ये अपने आप बन जाता है, उसी का आउटकम है, नतीजा है। एंड ये किसका नतीजा है, जब लोग सोशल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तब ये बनता है, उसी का नतीजा है ये। अथॉरिटी क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, यहाँ पे जिसके पास पोजीशन है उसके पास अथॉरिटी होती है। जिसके पास एक पोजीशन है कि मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, तो अथॉरिटी उसके पास ज़्यादा होगी। यहाँ पे अथॉरिटी पर्सनल क्वालिटी से होती है, एक इंसान की पर्सनल क्वालिटी के हिसाब से उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमेशा स्केयर चेन के थ्रू फॉलो होती है। एक चेन होता है, मैंने बताया था ना चेन, उस चेन के थ्रू फॉलो होती है, कभी भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं होती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कोई चेन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे भी फ्लो कर सकती है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के नियम के कारण ये इन्फ्लुएंस होता है, इसमें कोई भी बिहेवियर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस नहीं होता। अपी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, इसमें बिजनेस का एक चार्ट होता है कि कौन टॉप पे है, कौन नीचे है, कौन उसके नीचे है, प्रॉपर पता होता है कौन ऊपर है कौन नीचे, किसकी अथॉरिटी ज़्यादा किसकी कम। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता, इसमें कोई चार्ट नहीं होता, इसमें कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होता है, ठीक है ना।
ये क्या होता है, परमानेंट होता है और स्टेबल होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये फिकल होता है और अनस्टेबल। आपकी फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप खत्म हो गई तो आपका इनफॉर्मल रिलेशनशिप खत्म हो गया, ठीक है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, ये टॉप टू बॉटम आता है एंड ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, बट ये हमेशा टॉप टू बॉटम आता है, ठीक है ना, ओके। एबॉलिश, इसको कौन खत्म कर सकता है, मैनेजमेंट, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कैन नॉट एबॉलिश, इसको खत्म किया नहीं जा सकता। लीडरशिप वाइज ऑफ पोजीशन, जिसके पास पोजीशन है वही होगा लीडर, इसमें पर्सनल क्वालिटी के हिसाब से लीडर डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखना, फॉर्मल को जानबूझ के बनाया जाता है, ठीक है ना, फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। इनफॉर्मल को बनाया नहीं जाता है, फॉर्मल के होते हुए जब लोग इंटरैक्ट करते हैं तो अपने आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। जैसे कि बिजनेस में काम करते हो आप लोग, सपोज किसी कंपनी में जाओगे काम करने या खुद की कंपनी होगी, तो जब आप लोग काम करोगे वहाँ पे तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, यूज रेगुलेशंस होंगे, फिर उसी में जब आप लोग रोज जाओगे, हर दिन बैठोगे ऑफिस में, तो होगा क्या, आप लोगों से मिलोगे, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप होगी, तो क्या होगा, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा है, ठीक है ना, ओके। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, ये याद रख लो, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ठीक है। अब दोस्तों डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो दोस्तों ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जब एक सुपीरियर मतलब टॉप का बंदा सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कराया है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है भैया, मान लो कि आप एक सुपीरियर हो, आपके नीचे एक काम करता है बंदा, आप उसको ऑर्डर देते हो, तो उसको काम करवाने के लिए आपको अपनी कुछ अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी, जिससे कि वो काम को कर पाए। तो काम दिए हो तो अथॉरिटी भी देना पड़ेगा ना, डिसीजन लेने की ताकत, ठीक है। तो मतलब जब एक टॉप का बंदा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, अपने नीचे वाले को अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, हमेशा ये ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर तीन बातें बताई गई हैं, इसके अंदर क्या बताई गई हैं, तीन बातें। पहला है अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ टेक डिसीजन, राइट टू कमांड, लोगों को ऑर्डर दे सके, एंड अदर मस्ट फॉलो सच कमांड, लोग उसको फॉलो भी करेंगे। अथॉरिटी की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, तो देख लो, मीनिंग तो पता ही चल गया, पावर टू टेक डिसीजन, तो ये डेफिनेशन देख लो। अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर, जब आपके पास ऑर्डर देने का राइट होता है तब बस अथॉरिटी है। एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, आप लोग ओबीडियंस भी करेंगे, उसको मानेंगे भी, ये भी पावर आपके पास है। अथॉरिटी मीन्स राइट टू कमांड, किसने किसने दिया, हेनरी फ्योर ने दिया है, E.R.P. स्ट्रॉन्ग ने दिया है, तो ये डेफिनेशन आप लोग देख लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, आपको जो काम दिया गया है उस आपका दायित्व बनता है कि उस काम को करो। ऑब्लिगेशन मतलब कि आपका दायित्व बनता है कि उस काम को करो। ऑब्लिगेशन इज दी इसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब कि आपको जो भी आपको काम दिया गया उसको करना आपका दायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उस काम को आप लोग कर दो, ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल फॉर वर्क, जो काम दिया गया है वो सही से किए हो कि नहीं। एंड मोस्ट यूज इन मेट, मैक्सिमम तो ये मेटी में यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है, हर काम के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको अथॉरिटी दी गई है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बन गई, लेकिन उस काम के लिए आप अकाउंटेबल हो, जवाब देना पड़ेगा ना कि काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ओके। अब ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देख लो। पावर, पावर क्या होती है, पावर मतलब पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, पर्सनल एबिलिटी टू इन्फोर्स अ डिसीजन। पावर मतलब जब किसी इंसान की खुद की अपनी पर्सनल क्वालिटी, जिससे वो लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब डिसीजन को दे सकता है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, जब किसी चीज़ को चेंज करना हो, एक इंसान की पर्सनल एबिलिटी होती है। पावर कैसे होता है, नरेंद्र मोदी के पास बहुत पावर है, तो उनकी खुद की पर्सनल एबिलिटी है, इसीलिए, ठीक है ना। तो पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, जब लोगों से काम करवाना होता है तो पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज टू से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉलेज, जब आपके पास नॉलेज है, जब आपके पास स्किल है, जब आपके पास पर्सनल क्वालिटी, तो आपके पास क्या है, पावर है, क्या है ना। जब आपके पास बहुत चीज़ की नॉलेज है, स्किल है, पर्सनल क्वालिटी है, तो आपके पास क्या है, पावर है, ठीक है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, ध्यान रखना, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। इसका फीचर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस कहा गया है।
इट इज़ एन आर्ट नॉट साइंस, इसको आर्ट कहा गया, ये कोई साइंस नहीं है। इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग है, ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्सपेंसिव इन नेचर, ठीक है ना। इट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड पर्पोजिव, ये गोल ओरिएंटेड भी है, पर्पोजिव भी है। इट मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पेसिफिक और जनरल, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है। डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी वोट, आपने किसी को अथॉरिटी दी तो उससे आप वापस नहीं ले सकते हो कुछ टाइम तक। इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये पॉजिटिव मतलब आपने अथॉरिटी दी है ना, कुछ या नहीं है आपने। इट इज़ नॉट सरेंडर पावर, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी पावर किसी को दे दी है, ये बस आपने काम करने के लिए डिसीजन लेने की ताकत दी है। इट मे बी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, साइड वाइज भी हो सकता है। दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में अगर आपके आ जाएगा तो आपको केवल ये याद नहीं रखना है कि ये केवल डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। ये याद रखना कि डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है एंड साइड वाइज भी हो सकता है। कैसे, मतलब मान लो एक आप लोग कंपनी के मैनेजर हो, किसी का बैंक के मैनेजर हो, एंड बैंक के आपके नीचे एक बंदा काम करता है कैशियर, ठीक है। तो कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैशियर के पास अथॉरिटी है, आपने उसको अथॉरिटी दिया कि आप बैंक में कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है, वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख सकता है, लॉकर खोल के चेक कर सकता है, ठीक है ना। अब लॉकर खोलने की अथॉरिटी केवल उसके पास है, वो आपके पास नहीं है, तो वो अपनी अथॉरिटी आपको दे सकता है, नीचे वाला बंदा भी ऊपर वाले को दे सकता है। तो अपवर्ड भी हो गया, साइड वाइज भी दे सकता है, वो अपने कलीग को दे सकता है। मानो उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाया, तो उसका एक फ्रेंड था उसी की पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, तो वो उसको भी दे सकता है। तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइड वाइज, ध्यान रखना, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इट इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, ये दिखाता है कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ओके। अब प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कैसे अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है, कैसे अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है। सबसे पहले काम को डिवाइड करना, फिर ड्यूटी डिसाइड करना, फिर अथॉरिटी देना, फिर ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बनाना कि भैया तुमको ये काम को जवाब देना है, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं कि स्केयर प्रिंसिपल फॉलो होता है, अथॉरिटी लेवल फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, एडिक्वेट कंट्रोल, आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है एंड असिस्टेंस एंड गाइडेंस भी होता है, ठीक है, ओके। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, डेलीगेशन इंडिविजुअल होता है, एक इंसान को अपनी अथॉरिटी देता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन टोटलिस्टिक होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने की ताकत सब लेवल के पास में होती है, उनके अथॉरिटी के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। और डेलीगेशन में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल होता है, एक ही इंसान को अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकता है। ये बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेलीगेशन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। व्हाट कैन बी डेलीगेटेड, ये मैंने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अथॉरिटी को केवल डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट, नो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट, भैया अथॉरिटी को यस इट कैन बी डेलीगेटेड, इसको कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के सूटेबल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड डेलीगेशन सब टाइप के बिजनेस की, चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो स्पैन बचा हुआ अपना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एंड कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अभी हम लोग देख ही लेते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होता है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दोस्तों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी है स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो याद रखना, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको किसने दिया है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ग्याकुना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, VA ग्याकुना, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया है, ग्याकुना ने दिया है। दोस्तों इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पे नंबर्स ऑफ पीपल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, 10, 5, 20। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द मैनेजर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो डेफिनेशन है दी है कूंज एंड वेरिक्स ने, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, तो ये डेफिनेशन देखना आप लोग। ग्याकुना थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक इनकी थ्योरी भी है जिसको VA ग्याकुना ने डेवलप किया, जो कि फ्रांस के थे, एंड इनको फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कहा गया है, ठीक है ना। इन्होंने 1933 के अंदर रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन एक बुक पब्लिश की थी, ठीक है ना, याद रखना। दोस्तों इन दिस पेपर ग्याकुना ने एनालाइज किया था
सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप की एक सबऑर्डिनेट का और एक सुपीरियर का क्या रिलेशनशिप होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की मतलब मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगाया था उसके अंदर, ठीक है ना। गैकुना ने 3 चीज़ें बताई थी, एक डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप जिसमें देखो ए का 1 2 3 लोगों से रिलेशनशिप है, एक दूसरा था डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप जिसमें 9 पॉसिबल बनती हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सिंगल याद रख लो, डायरेक्ट ग्रुप याद कर लो एंड क्रॉस याद कर लो, ठीक है ना। ए का इन लोगों से है, बी इनसे इनके, बी विद सी, बी विद डी, सी विद बी, सी विद डी, डी विद बी, डी विद सी, मतलब देखो बाय डिफॉल्ट बनता जा रहा है। तो इतना कुछ खास नहीं है तो छोड़ दो, कुछ काम का चीज़ भी नहीं है ये, ठीक है ना, कभी ज़िंदगी में आएगा भी नहीं ये सब चीज़ें फालतू की, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बस क्या दिया, बुक कौन सी पब्लिश की, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये सब याद रखना, ठीक है। ओके, अब फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजर को कितने लोगों को मैनेज करना चाहिए, कितने अंदर उसके नीचे कितने लोग होने चाहिए। तो मैनेजर की पर्सनल क्वालिटी, कि उसकी खुद की पर्सनल क्वालिटी कितनी है, काम कैसा है, इफेक्ट वो कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं सही से, ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, कि उनकी करनी है ट्रेनिंग, मैनेजर की खुद की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज, क्या उसके अंदर कुछ चेंज करना है, कभी कभी बिजनेस के अंदर कुछ चेंज करना होता है तो मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया 10 एम्प्लॉई है, इनके अंदर चेंज आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, तो मैनेजर इसका पैसा भी देता है भैया कि भैया इतना मैं मेहनत करूँगा तो मुझे पैसा सुपरविजन इसके लिए वो अलग से पैसा चार्ज करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब आता है सेंट्रलाइजेशन, बहुत बार आ चुका है, हम लोग इस बार बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ओके, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर या फिर अथॉरिटी किसी एक के पास में है या फिर टॉप मैनेजमेंट के पास में है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने की ताकत जब टॉप लेवल के हाथ में होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी दैट इज डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन लेने की ताकत टॉप लेवल के हाथ में है तो सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एक फिलॉसफी है बिजनेस की, अगर आप चाहते हो कि पूरी ताकत आपके हाथ में आए तो आप क्या रखोगे बिजनेस में, सेंट्रलाइजेशन रखोगे। ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन जो है ऑटोक्रेसी में बिहेव करता है, मतलब कि सब पावर, मतलब वो एक तरह से राज करे, राजा की तरह। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, सब लोग चाहता है कि उसके पास क्या हो, सेंट्रलाइजेशन हो, मतलब डिसीजन लेने की ताकत उसी के पास हो। आप भी जब किसी बिजनेस में जाओगे तो आप लोग ये चाहोगे कि डिसीजन लेने की ताकत आपके पास में ही हो। सेंट्रलाइजेशन जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि कम से कम अथॉरिटी डेलीगेट की जाए, इस बात पे फोकस करता है, ठीक है। एडवांटेज दोस्तों, एडवांटेज यहाँ पे देख लो, स्टेटस एंड प्रेस्टीज, आप चाहते हो आपका स्टेटस है, प्रेस्टीज है तो आप सेंट्रलाइजेशन रखोगे। कोई भी काम एक तरीके से हो, यूनिफॉर्म तरीके से हो तो सेंट्रलाइजेशन रखोगे। एक पर्सनल लीडरशिप दिखाता है कि एक इंसान पर्सनली कितना चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। लोअर कॉस्ट, कम खर्चा होता है। क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, जब आपके पास स्पेशलिस्ट हैं तो आप खुद डिसीजन लोगे उनसे डिस्कस करके। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन, चीज़ों को मैनेज करोगे एक साथ। टाइट कंट्रोल बिजनेस पे बना रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इमरजेंसी में डिसीजन तुरंत ये पाओगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। डुप्लीकेसी, कोई काम 2 बार नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा एंड चीज़ों का अच्छे से यूज़ किया जा सकेगा। डिसएडवांटेज क्या है, बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, सारे काम टॉप मैनेजमेंट को ही करने पाएंगे, जो भी काम हो छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि डिसीजन लेने की ताकत तो टॉप लेवल के हाथ में है। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, मतलब कि किसी भी मैनेजर की खुद की क्वालिटी कभी डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। स्लो एक्शन, कोई भी काम धीमे होगा, ठीक है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, मैनेजर जो कंपनी का टॉप लेवल है वो इतना बिजी होगा काम को करने में कि कभी बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा। किसी के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा। सुपर फोर्स सबऑर्डिनेट, लोग क्या कहेंगे, अपने मन से सोचेंगे कंपनी तो कुछ करवाती ही नहीं है हमसे, हम लोग तो अपने मन से काम कर रहे हैं, कंपनी जो बोलती है बस वो करो, तो वो कुछ बात को ध्यान ही नहीं देंगे, मतलब अपने मन से काम करेंगे, ठीक है। नो ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई भी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा जो कि बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब डिसीजन, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लो, लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर, जब डिसीजन लेने की ताकत जो है, अथॉरिटी लोएस्ट सबके पास हो, बिजनेस के अंदर सबके पास हो, उनके अथॉरिटी के हिसाब से। सबके पास का मतलब ये नहीं होता है कि सबके पास ताकत दे दी गई हो, सबके पास अथॉरिटी हो, डिसीजन लेने की ताकत हो, बट उनके जॉब पोजीशन के हिसाब से, जैसी जॉब हो वैसे अथॉरिटी भी होगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये भी एक फिलॉसफी, ये सोच है बिजनेस की, ठीक है ना।
डिसेंट्रलाइजेशन इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ओरिएंटेड। जब भी बिजनेस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सबके पास डिसीजन लेने की ताकत होती है, तो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक टेम्पर टेंडेंसी, डेमोक्रेटिक के ऊपर फोकस किया गया, सबके पास सबके पास डिसीजन लेने की ताकत है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन रिलाइज अपॉन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, जब आपके पास सबॉर्डिनेट बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से काम करते होंगे, तब आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। मोराल बूस्टर, ये आत्मविश्वास बढ़ा देता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के अंदर लोग पार्टिसिपेटिव हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं काम करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट एडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रमोट किया गया है कि भैया एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे, ठीक है। अब एडवांटेज देख लो, टॉप मैनेजमेंट का काम आसान हो जाता है, चीज़ें डाइवर्सिफाई होती हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर डेवलपमेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी, सब किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, फिक्स होती है, अथॉरिटी है तो अकाउंटेबल भी हो जाएंगे काम के लिए, कंट्रोल करने में आसानी होती है, कोऑर्डिनेशन बनता है, डिसीजन क्विक होता है, कोई दिक्कत आई डिसीजन क्विक हो जाएगा। हेल्पिंग इन एडेप्टेशन ऑफ द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को अडाप्ट भी कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, एक काम दो बार हो सकता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, जब एक एम्प्लॉय अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे। डिफिकल्टी इन द यूनिफॉर्म पॉलिसी, बिजनेस कभी भी एक तरीके से नियम नहीं बना पाएगा क्योंकि 10 लोग 10 तरीके से डिसीजन लेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इन कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आएगी। लॉस ऑफ सेंट्रल, मतलब बिजनेस का जो मेन कंट्रोल है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिफाइड कंट्रोल, कोई भी क्वालिफाई बंदा कंट्रोल नहीं कर, बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इनएडिक्वेट कंट्रोल टेक्निक, मतलब कि कोई भी कंट्रोल करने की टेक्निक सही नहीं होगी, प्लानिंग भी सही से नहीं हो पाएगी, एंड स्पेसिस्ट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके दोस्तों। अब आता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रल में डिफरेंस। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप है भाई, कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा हुई है, यहाँ पे डिस्पर्जल मतलब बिखरी हुई है अथॉरिटी डिफरेंट लेवल पे उनके जॉब पोजीशन के हिसाब से। ये बड़े बिजनेस की सूटेबल नहीं होता है, छोटे बिजनेस की सूटेबल होता है, एंड सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके लिए होता है, स्मॉल के लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट वी मेक डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है इसके अंदर सारे, इसके अंदर अथॉरिटी सबके पास होती है उनके पोजीशन के हिसाब से। सबऑर्डिनेट हैज़ नो इनिशिएटिव, सबऑर्डिनेट के पास भी कोई भी इनिशिएटिव नहीं होता है, एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सबके पास होता है, सब लोग डिसीजन ले सकता है, सबके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना, इसे मैंने एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आप लोगों ने हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हम लोग के खुद के ऐप में मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रॉपर बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, एंड बहुत सारे बेनिफिट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड केवल BHU नहीं, खास बात, आप लोग केवल BHU का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करोगे, आप लोग अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी क्वालिफाई करोगे, जैसे कि इलाहाबाद, ठीक है ना, MGKVP, ठीक है ना, CUCET, DU MCOM, ठीक है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आप लोग क्वालिफाई करोगे, इन सब की इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी ऐड कर लो, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि आप लोग इतना पढ़ के इतने सारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे पाओगे, तो केवल BHU BCom का कोर्स आप लोग नहीं ज्वाइन करें, आप लोग इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमर्स सेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड कोर्स को ज्वाइन उसी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर देना, एंड इसमें कोई डाउट है सब्जेक्ट में तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट एक बार जरूर देना, ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो थैंक यू सो मच।